1800 का भारत, रंगों से भरा देश, पुरानी परंपराएं और बहुत अलग अलग तरह के लोग। लेकिन यह बदलाव के दौर से भी गुजर रहा था। 19वीं सदी में भारत पूरी तरह बदल गया। छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया। ये दौर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक ऐसी कंपनी जो व्यापार से शुरू होकर हुकूमत करने लगी। ये समय था जब एक तरफ अपार दौलत थी तो दूसरी तरफ भयानक गरीबी। ब्रिटेन को कच्चे माल और बाजार की भूख थी और उसकी नजर भारत पर पड़ी। ये विशाल देश अपनी उपजाऊ जमीन और कुशल कारीगरों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का सबसे कीमती हीरा बन गया। लेकिन इस बदलाव की कीमत चुकानी पड़ी। मुगल दरबार की शानो शौकत से लेकर खेतों में काम करने वाले किसानों के संघर्षों तक ये कहानी है 1800 के भारत की। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है महत्वाकांक्षा, विरोध और भारत की अदम्य भावना की। विरोध और भारत तेगी। 1800 की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। जो सूरत में एक छोटी सी व्यापारिक चौकी के रूप में शुरू हुआ था, वो एक विशाल ताकत में बदल गया था। अपनी निजी सेना और मुनाफे की अतृप्त भूख के साथ कंपनी ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। इसने स्थानीय शासकों के बीच फूट डाली, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों ने बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित कर दिया। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जो अपार संपत्ति से भरपूर था। कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो एक किंग मेकर थी, भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता की दलाल। हर जीत के साथ कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने इलाकों पर कब्जा कर लिया, शासकों को हटा दिया और अपनी मर्जी से शासन चलाया। मराठा, सिख, राजपूत सभी ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारत की आत्मा के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 19वीं सदी भारत के राज्यों के लिए बड़े उथल पुथल का समय था। कुछ शासक आंतरिक कलह से कमजोर हो गए थे या सुरक्षा के वादे से लालच में आ गए थे। उन्होंने कंपनी की बात मान ली। उन्होंने संधियों पर हस्ताक्षर किए, अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण कंपनी को सौंप दिया। सहायक गठबंधन की इस प्रणाली ने भारत पर कंपनी की पकड़ और मजबूत कर दी। हालांकि कुछ शासकों ने विरोध करने का फैसला किया। मराठा संघ ने कंपनी के खिलाफ कई युद्ध लड़े। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में अपने राज्य की जोरदार तरीके से रक्षा की। ये शासक हालांकि अंततः हार गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने उत्तर में कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती पेश की। रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक विभाजन ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। राज के अधीन जीवन, समाज, आस्था और समानता का संघर्ष। 19वीं सदी में भारत के सामाजिक ताने बाने में एक नाटकीय परिवर्तन आया। ब्रिटिश शासन अपने साथ नए कानून, संस्थान और विचार लेकर आया, जिसने पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दी। जाति व्यवस्था, सामाजिक पदानुक्रम की एक प्राचीन प्रणाली जीवन के हर पहलू पर अपना प्रभाव डालती रही। ऊंची जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निचली जातियों, जिनमें दलित भी शामिल थे, को व्यापक भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश प्रशासन हालांकि खुद को एक उदार शक्ति होने का दावा करता था, लेकिन अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को ही मजबूत करता था। महिलाओं की स्थिति भी एक जटिल मुद्दा बनी रही। हालांकि शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुई, लेकिन महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के नेतृत्व में सुधार आंदोलनों ने सती प्रथा जैसी पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। उनके प्रयासों को हालांकि रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत में लैंगिक समानता के लिए भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। करघा और जमीन। 19वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था। 19वीं सदी में भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक गहरा परिवर्तन आया। कभी अपने समृद्ध कपड़ा उद्योग और कृषि बहुतायत के लिए प्रसिद्ध भारत ब्रिटिश शासन के अधीन औद्योगिकीकरण और कृषि संकट से गुजरा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों से प्रेरित होकर ऐसी नीतियां लागू कीं जो भारतीय कारीगरों और किसानों की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों का पक्ष लेती थीं। भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कपास और नील जैसे कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि इसके अपने बाजार इंग्लैंड से सस्ते मशीन से बने सामानों से भर गए थे। इससे पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा बुनाई का पतन हुआ, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव के साथ साथ ऊंचे करों ने कई किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। 19वीं सदी में अकालों की एक श्रृंखला देखने को मिली, जिसने भारतीय ग्रामीण इलाकों को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के आर्थिक शोषण का लाखों भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक गरीबी, कर्ज और सामाजिक अशांति फैली। जब साहस की ज्वाला भड़की। राज के खिलाफ विद्रोह। 19वीं सदी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध का काल था। हिमालय की तलहटी से लेकर उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे तक जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीयों ने कंपनी की दमनकारी नीतियों और ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते दावे के खिलाफ आवाज उठाई। ये विद्रोह हालांकि पैमाने और तीव्रता में भिन्न थे, लेकिन भारतीय आबादी के बीच साहस की भावना का प्रमाण थे। 1855-56 का संथाल विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह और 1875 के दक्कन दंगे सतह के नीचे व्यापक असंतोष के कुछ उदाहरण थे। ये विद्रोह, जिनका नेतृत्व अक्सर स्थानीय प्रमुखों, धार्मिक हस्तियों या किसान नेताओं द्वारा किया जाता था, कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित थे, जिसमें आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय और जीवन के पारंपरिक तरीकों का दमन शामिल था। जबकि इनमें से अधिकांश विद्रोहों को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया था, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध के आख्यान को आकार देने और राष्ट्रवाद के बीज बोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक ऐतिहासिक क्षण था। मेरठ में कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ एक विद्रोह तेजी से पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया, लेकिन 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश राज पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वराज के बीज एक स्वतंत्र भारत की ओर। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में एक नए तरह के प्रतिरोध का उदय हुआ, राष्ट्रवाद। इस आंदोलन के बीज उत्पीड़न के साझा अनुभवों, एक नए शिक्षित अभिजात वर्ग के उदय और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बढ़ती जागरूकता से बोए गए थे। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों ने शिक्षित भारतीयों को अधिक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन के लिए अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। शुरुआती राष्ट्रवादी, जिन्हें अक्सर नरमपंथी कहा जाता था, का मानना था कि क्रमिक और संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बातचीत की वकालत की। उम्मीद थी कि राज के मौजूदा ढांचे के भीतर सुधार होगा। सदी के अंत में राष्ट्रवाद के एक और अधिक मुखर रूप का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता
जिन्हें उग्रवादी या गरमपंथी के रूप में जाना जाता है, ने नरमपंथियों के दृष्टिकोण को चुनौती दी। 1905 में बंगाल का विभाजन, एक ऐसा कदम जिसे व्यापक रूप से आबादी को विभाजित करने और शासन करने के प्रयास के रूप में देखा गया, ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और भड़का दिया। स्वराज या स्वशासन के बीज बो दिए गए थे।